पत्नी थी कुमार देवी महादेवी, जो लिच्छवी वंश की पुत्री थी। तो लिच्छवी शासक की उनके विवाह हुआ, उनसे उत्पन्न जो पुत्र थे वो कौन थे? समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त की जो जानकारी मिलती है वो हमें सबसे पहला अभिलेख तो है प्रयाग प्रशस्ति, जो उन्हीं के दरबारी कवि हरिशेन के द्वारा लिखा गया था। दूसरा एमपी का एरड़ अभिलेख, और तीसरा गया और नालंदा में मिले हुए ताम्रपत्र, जिनसे समुद्रगुप्त के जीवन की पूरी जानकारी मिलती है। तो गुप्त काल के सबसे प्रतापी और सबसे महत्वपूर्ण शासक थे वो समुद्रगुप्त थे, और समुद्रगुप्त ने परक्रमांक की उपाधि धारण की थी। स्मिथ ने इन्हें भारतीय नेपोलियन की संज्ञा भी दी थी। कारण क्या था कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था और लगभग पूरे भारत पर जीत हासिल करी थी। केवल ये एक महान विजेता ही नहीं थे, एक बहुत अच्छे सम्राट। संस्कृति और कल्चर का इनके काल में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था। खुद ने इन्होंने स्वयं ने कविराज की उपाधि धारण की थी। ये एक महान संगीतज्ञ भी थे, और इसका एविडेंस मिलता है कि इस काल के जो सिक्के हैं उनपे समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए उनका चित्र उसमें दिखाया गया है। तो अश्वमेध यज्ञ से रिलेटेड जो यज्ञ किया था, तो अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है उस घोड़े के चित्र भी इनके सिक्के पर मिले हैं। तो इनके काल में ही बौद्ध विद्वान वसुबंधु, वो भी कहाँ आए थे? भारत में आए थे, इसलिए इन्हें धर्म सहिष्णु सम्राट भी कहा जाता है। वैसे गुप्त काल के समय वैष्णव धर्म अपने चरम उत्कर्ष पर था, लेकिन गुप्त काल के शासकों ने केवल वैष्णव धर्म नहीं, जैसे हमने चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा, तो शैव धर्म क्या भी इन्होंने बराबर अपने साम्राज्य में प्रचलन किया था। तो इनके काल में वसुबंधु इनको क्या बनाया था? इन्होंने बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में अपना एक मंत्री नियुक्त किया था। इसके अलावा इन्होंने पाटलिपुत्र को जीत हासिल करी और पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाया था। इनके साम्राज्य विस्तार में सबसे पहले इन्होंने नागवंश के 2 राजाओं को हराया, जिसका नाम था इल्तुतमिश और दूसरा कौन है? नागसेन। ये दोनों ही जो एरिया है इसमें आते हैं आर्यावर्त में। इनकी विजय की जो क्षेत्र है उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला कौन सा? आर्यावर्त, दूसरा आर्यविक क्षेत्र, और तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र दक्षिणावर्त। इसके अलावा सीमावर्ती राज्यों पर भी इन्होंने जीत हासिल की थी, सीमावर्ती और पड़ोसी राज्य की। तो ये जो हमने ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या है? सबसे पहले ये चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, उनका ये शासन विस्तार है। इसके बाद ये पर्पल कलर जो दिखाई दे रहा है ये इसका है समुद्रगुप्त के शासन का विस्तार है। तो इन्होंने ये आर्यावर्त, ये वाला पूरा एरिया, यहाँ पर इन्होंने जीत हासिल की। आर्यविक क्षेत्र ये बीच वाला ये एरिया, ये आर्यविक क्षेत्र है। दक्षिण में भी इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। और इसके बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, ये क्षेत्र किसका है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। तो इनके शासन विस्तार में या साम्राज्य विस्तार में सबसे पहली जीत आती है आर्यावर्त क्षेत्र की। तो आर्यावर्त यानी उत्तर भारत के 9 राजाओं को इन्होंने जीता था, जिनमें सबसे पहले तो 2 कौन हो गए? एक नागवंश के 2 शासक अच्युत और नागसेन, सबसे पहले यहाँ जीत हासिल की। इसके अलावा कौशाम्बी, बुलंदशहर, पद्मावती, उत्तर पंचाल, बंगाल, मथुरा, मोखरी और लाहौर के नागवंश, इन सभी क्षेत्रों के इन 9 राजाओं को रुद्रदेव, मतिल, नागसेन, अच्युत, चंद्रवर्मन, गणपति, नंदी, बलवर्मन और नागदत्त, इन सबको इन्होंने पराजित किया था। और इनको पराजित करने के लिए जिस नीति का इन्होंने पालन किया उसे प्रत्युद्धरण नीति कहा जाता है। प्रत्युद्धरण का मतलब शासक किसी भी शासक को या किसी विरोधी को, पड़ोसी राज्य को बलपूर्वक जीत लेना, अपनी शक्ति पर से जीत हासिल करी, इसलिए उस नीति को क्या कहा गया है? प्रत्युद्धरण नीति। फिर आर्यविक क्षेत्र जो बीच वाला पार्ट है, मध्य वाला पार्ट है, यानी विंध्याचल पर्वत के आसपास वाली जगह। तो विंध्याचल पर्वत जहाँ पर कौन सी जातियां निवास करती है? आदिवासी जातियां। तो उस आदिवासी जातियों, जंगली राजाओं को इन्होंने परास्त किया, और वो एरिया था बुंदेलखंड, बघेलखंड, रीवा। और यहाँ पर जो उन्होंने नीति अपनाई थी वो थी परचारीकरण नीति, यानी इन राजाओं को जीतने के बाद उन्होंने अपना सेवकिया दास बना लिया।
उसे क्या परचारीकरण कहा जाता है। तो पहली नीति कौन सी हुई? प्रस्युधरण। और यहाँ 8वें क्षेत्र में उनकी नीति कौन सी है? परचारीकरण, यानी जीतने के बाद उन राजाओं को अपना दास बना लेना। फिर दक्षिणा पथ में भी उन्होंने जीत हासिल करी, जहाँ कौशल, कांची, कोटार, कुरुथ, लघु आदि 12 राज्यों को उन्होंने जीता दक्षिण भारत के। अब ये सोचो कि इतनी दूरस्थ क्षेत्र पर कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था। जीतने के बाद उन्होंने क्या किया? उन सभी राजाओं को दोबारा से उनके क्षेत्रों को लौटा दिया था। इसीलिए ये जो नीति है, उपहार के स्वरूप, गिफ्ट के रूप में उनसे खुद ने कई गिफ्ट प्राप्त किए और गिफ्ट के रूप में उन्हें उनका राज्य भी दोबारा से लौटा दिया गया। इस नीति को कहा जाता है ग्रहणामोक्षानुग्रह नीति। पहले ग्रहण किया यानी जीता, फिर मोक्ष यानी उनको दोबारा से आजादी दे दी, अनुग्रह उन पर दया करी और उनको उनके राज्य दोबारा से लौटा दिए गए और बदले में उनसे कई उपहार प्राप्त किए गए। तो 3 नीतियां, प्रस्युधरण नीति, दूसरी परचारीकरण नीति और तीसरी ग्रहणोमोक्षानुग्रह नीति का पालन किया। फिर समीपवर्ती राज्य, हिमालय के आसपास के राज्य, सीमावर्ती राज्य, 5 राज्य और 9 गणतंत्रों को भी इन्होंने गुप्त साम्राज्य में मिलाया जीत करके। 5 राज्य जो थे वो समतल यानी गंगा का जो किनारा है, बंगाल का प्रदेश है, दूसरा दवा जिसे हम ढाका के नाम से जानते हैं, कामरूप प्रदेश यानी असम, नेपाल और करतुरपुर यानी पूर्वी पंजाब, इन 5 राज्यों को उन्होंने जीत लिया था। इसके अलावा उस समय जो गणतंत्र है, हमने पहले पढ़ा था कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद गणतंत्रों ने क्या कर लिया था? उत्तर मौर्य काल में गणतंत्र स्वतंत्र हो चुके थे। इसीलिए मौर्य के पतन के बाद और गुप्तों के उदय से पहले तो जो गणतंत्र स्वतंत्र हो चुके थे, हमने पहले पढ़ा है कि गुप्त शासकों ने क्या किया? उन सभी गणतंत्रों को जीतकर दोबारा से अपने अधीन बनाया और फिर विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो वो गणतंत्र जो पहले स्वतंत्र थे, पहले भी पढ़ चुके हैं इनके नाम, मालव, अर्जुनायन, योधेय, मुद्रक, आभीर, प्रार्जुन, संकारनिक, काक और स्वरपरे, ये 9 गणराज्यों को भी उन्होंने जीत लिया था। तो यहाँ जो उन्होंने नीति अपनाई थी, इन राज्यों को जीता तो और उनके साथ ही पड़ोसी राज्यों को जीता, इनको प्रति उन्होंने मैत्री की नीति अपनाई। इसमें उन्होंने क्या किया कि इन राजाओं ने आत्मनिवेदन यानी अपना क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। या तो आत्मसमर्पण किया कन्योपायन यानी या फिर अपनी कन्या का विवाह इनके साथ किया, दान यानी उनको दान दिया गया, उपहार दिए गए, राजदंड स्वीकार। राजदंड स्वीकार का मतलब कि ये राजा क्या करते थे? उनके दरबार में आकर के, किसके में? समुद्रगुप्त के दरबार में आकर और अपनी हाजिरी दिया करते। समय समय पर इनको उनके दरबार में उपस्थित होना पड़ता। तो ये मैत्री की नीति किसके प्रति अपनाई गई? सीमावर्ती राज्य और जो पड़ोसी राज्य हैं कुषाण, शक और लंका, इन पड़ोसी राज्यों को भी उन्होंने जीत लिया था। इन राज्यों के प्रति मैत्री की नीति अपनाई गई। इस प्रकार समुद्रगुप्त की जो विस्तार नीति है, तो उन्होंने राज्य का विस्तार करने के लिए टोटल कितनी नीतियां अपना ली? 4 नीतियां। पहली नीति ग्रहण मोक्षानुग्रह दक्षिणा पथ में अपनाई। पहले राज्य लिया, उसके बाद उसे वापस लौटा दिया गया और बदले में उनसे उपहार प्राप्त किए गए। प्रस्पोधरण यानी बलपूर्वक उनको जीत लिया, जिन्होंने उनसे हार नहीं मानी। परचारीकरण यानी उन राजाओं को जीतकर अपना सेवक बना लिया। विशेष रूप से जंगली आदिवासी राजाओं के प्रति उन्होंने ये नीति अपनाई, जिसे हम 8वें क्षेत्र कहते हैं। और सीमावर्ती और जो पड़ोसी राज्य थे उन सबके खिलाफ कर मैत्री नीति, जिसमें कर दानाज्ञाकरण और मैत्री नीति, इसका मीन्स क्या हुआ? वो आके दान देंगे या उन्हें टैक्स देंगे या फिर उनके दरबार में आकर हाजिरी देंगे। इस नीति को मैत्री नीति भी कहा जाता है। इसके अलावा 2 नीतियां और थी। भ्रष्ट राज्योत्सन, ये जो नीति है इसमें क्या है? हारे हुए राज्यों को, जैसे जो राज्य दूसरे राजाओं ने अधिकार कर लिया, पहले कौन थे? पहले शासक चंद्रगुप्त प्रथम, इसके बाद
उन क्षेत्रों पर जहाँ पर दूसरे राजाओं ने अधिकार कर लिया और जो पहले किसमें थे, गुप्त साम्राज्य में थे, उनको दोबारा से जीतना, उस नीति को क्या कहा गया है, भ्रष्ट राज्योत्सव। यानी ऐसे भ्रष्ट राज्य जो इससे अलग हो गए हैं उनको दोबारा से कहाँ मिला है, गुप्त साम्राज्य में मिला है। और आत्मनिवेदन करन्योपायन, इस नीति का नाम भी आया था आत्मनिवेदन करन्योपायन गुरुत्म दंडस्य राजदंड। यानी या तो वो क्या करेंगे, आत्मसमर्पण करेंगे, वही मैत्री नीति का यहाँ तो क्या है, उसी के दो भाग करेंगे, कर और दान, कर टैक्स देना या दान देना। और यहाँ वो क्या कर रहे हैं, आत्मनिवेदन यानी अपना आत्मसमर्पण कर रहे हैं, कन्या का विवाह कर रहे हैं, और या फिर गुरुत्म दंडस्य यानी अपनी मुद्रा पर गरुड़ का चिन्ह, क्योंकि उस समय गुप्त काल का मेन जो धर्म था, कौन सा धर्म अपनाया था, उनके राज्य धर्म था वैष्णव धर्म, और वैष्णव धर्म में कौन सा चिन्ह होता है, गरुड़ का चिन्ह उन्होंने अपनाया, तो उसे राज चिन्ह भी बना दिया था। तो गरुड़ के चिन्ह को क्या करेंगे, अपनी मुद्रा पर अंकित करेंगे। इसका मतलब उन्होंने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली है, गुप्तों की अधीनता। तो पड़ोसी राज्य और सीमावर्ती राज्य उन्हीं के प्रति ये नीतियां अपनाई गई थी। इसके बाद जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और अपने सीमावर्ती क्षेत्र विजय हासिल की, तो अंत में इनका साम्राज्य उत्तर में कश्मीर की तलहटी से लेकर पूर्व में असम घाटी, अभी नाम आया था ऊपर असम का भी, ब्रह्मपुत्र तक, और दक्षिण में नर्मदा नदी, और पश्चिम के अंदर पंजाब, राजस्थान, सिंध और गुजरात, थोड़ा सा एरिया छोड़कर पूरे उत्तर भारत में क्या कर लिया था, समुद्रगुप्त ने जीत हासिल कर ली थी। और इसीलिए इन्होंने परक्रमान की उपाधि भी धारण की थी। तो ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पूरे एरिया में किसने जीत हासिल करी है, समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त के बाद में उनका जो पुत्र है, वैसे तो हमने पढ़ा है समुद्रगुप्त के बाद में किसका नाम आता है, चंद्रगुप्त सेकंड, लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड कुछ एविडेंस ऐसे मिले हैं कि जिनमें रामगुप्त का नाम भी आया है। ज्यादा हमें जानकारी नहीं है, लेकिन रामगुप्त कहा जाता है कि ये समुद्रगुप्त के बड़े पुत्र थे। उस समय के लिए ये राजा रहे थे, कारण इनका बहुत ही शासन अयोग्य और विलासी थे, इनका जीवन बहुत ही अयशपूर्ण रहा। अयशपूर्ण का मतलब कोई भी प्रसिद्धि इन्होंने हासिल नहीं की, इसलिए कई गुप्त वंशावलियों में तो इनका नाम तक भी नहीं है, लेकिन कुछ सिक्कों पर इनका नाम है। किसमें है, एक तो भिलसा और एरन का जो लेख मिला है, वहां से हमें तांबे के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं और इन सिक्कों पर रामगुप्त का नाम मिलता है। इसी तरह जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है, आपने सुना होगा ना, तो जो ध्रुव स्वामिनी थी वो इन रामगुप्त की ही पत्नी थी, और उन्होंने क्या किया था, क्योंकि ये निर्बल कायर थे, तो इनको छोड़ करके किससे विवाह कर लिया था, चंद्रगुप्त सेकंड से विवाह कर लिया था। तो ये शकों से पराजित भी हो गए थे कायर होने के कारण, और ज्यादा हमें इनकी जानकारी नहीं है। इनके बाद जो शासक बनते हैं वो कौन है, चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और इन्हीं के समय को गुप्त काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने काल में चांदी के सिक्के, जैसे समुद्रगुप्त ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे जिन्हें दिनार कहा जाता है, इन्होंने शुद्ध चांदी के सिक्के बनाए जिन्हें क्या कहा गया है, जिन्हें रूपक कहा जाता है। फिर इनके सर्वधर्म मित्रता रखने वाले थे। ब्राह्मण धर्म तो इनके गुप्त काल में था ही, जो सर्वोत्कृष्ट पर पहुंचा, यानी ब्राह्मण धर्म में वैष्णव धर्म के अलावा ये शैव मत के भी पक्षधर थे। इनके दो मंत्री थे, वीरसेन और शिखर स्व। तो शिखर स्व और वीरसेन दोनों ही शैव धर्म को मानने वाले थे। इसी के अलावा बौद्ध धर्म को मानने वाले कौन थे, आर्मकार्दव, जिनको इन्होंने अपना सेनापति बनाया था। इसका मतलब ये सर्वधर्म मैत्री रखने वाले राजा थे। कालिदास इनके दरबारी कवि थे। इन्हीं के काल में जो बौद्ध भिक्षु फाह्यान, चीनी यात्री भारत में आए थे, और फाह्यान के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि फाह्यान का ग्रंथ क्यों की, उस ग्रंथ से हमें गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर भास्कराचार्य
बताया था, ब्रह्मगुप्त। तो ये सभी महान जो ज्योतिष और जो वैज्ञानिक है वो किसके काल में हुए थे, गणितज्ञ, ये सब चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में हुए थे। और इनके 9 रत्न थे, 9 रत्नों में से कालिदास जी भी एक थे। इनकी जो स्रोत है जानकारी के, तो क्योंकि कालिदास जी इनके काल के थे, तो कालिदास जी के लिखे हुए ग्रंथ कौन कौन से, 3 नाटक, विक्रमो उर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम और कुमार संभवम, तीनों ही ग्रंथों में हमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जानकारी मिलती है। इसके अलावा मेरोली का लोह स्तंभ जो इनके काल में बनाया गया, उदयगिरी का गुफा लेख, मथुरा का स्तंभ लेख, गढ़वा और सांची के अभिलेख और स्वर्ण, सोने और चांदी के सिक्के, इसके अलावा कुछ सिक्के तांबे के भी मिले हैं। तो इन सिक्कों से हमें किसकी जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी मिलती है। क्योंकि फायान इन्हीं के काल में आया, तो फायान के जो ग्रंथ है उसमें भी हमें इनकी जानकारी मिलती है। इनके शासन की जो महत्वपूर्ण घटना है वो है इनकी दिग्विजय नीति। दिग्विजय का मतलब चारों दिशाओं में जीत हासिल करना। अब क्योंकि इनसे पहले समुद्रगुप्त थे और समुद्रगुप्त ने राजस्थान, पंजाब, कश्मीर थोड़े से क्षेत्र को जीत छोड़ करके लगभग पूरे भारत पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो एरिया बचा हुआ है मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र, वहां उन्होंने शकों को पराजित किया। शक क्षत्रप, क्षत्रप में भारतीय शकों को क्षत्रप कहा गया। हमने पढ़ा है शत्रुघ्न दमन, उस समय आपने पढ़ा था कि उनकी 2 शाखाएं बन गई थी। तो जो भारतीय शक थे तो उन शकों को इन्होंने हराया और इन्होंने शकारी की उपाधि भी धारण की थी। पहली उपाधि कौन सी, विक्रमादित्य, और दूसरी उपाधि कौन सी, शकारी, क्योंकि ये शकों के यानी शत्रु, शकों का अंत किया था। फिर कौन से क्षत्रप है, उस समय क्षत्रप रुद्र सिंह जो था राजा, उनकी इन्होंने हत्या कर दी और उसके बाद उनसे जीत की खुशी में, उनकी हत्या करने के बाद शकों के जीत की खुशी में ही रजत मुद्रा यानी चांदी की मुद्रा चलाई। इस मुद्रा को क्या कहा जाता है, रूपक कहा जाता है। इसके अलावा पश्चिमोत्तर क्षेत्र जहाँ से अपने विदेशी आक्रमण हुए थे, तो वहाँ कुषाण और अवंती के महाक्षत्रप गणराज्यों का भी इन्होंने अंत कर दिया। नृपपति, समतट, दवा, कामरूप, ये कुछ पूर्वी राज्य थे जिनको इन्होंने क्या किया था, अपने क्षेत्र में मिला लिया था। तो इनका जो साम्राज्य विस्तार है, जो बचा हुआ भाग है कहाँ का, किसके अधिकार करने के बाद में, समुद्रगुप्त के अधिकार करने के बाद बचे हुए क्षेत्रों पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया था। इसके बाद में इन्होंने जो दिग्विजय नीति अपनाई, इसके अलावा इन्होंने अपने शासन विस्तार के लिए एक नीति और अपनाई, वो थी वैवाहिक संबंध की नीति, जो पहले किसके द्वारा अपनाई गई थी, चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा। लिच्छवियों से विवाह किया और वैशाली और मगध दोनों को ही उन्होंने दहेज में प्राप्त किया था। लिच्छवी वंश, महावीर स्वामी जैन धर्म हमने पढ़ा है, तो महावीर स्वामी लिच्छवी वंश के थे। तो वैवाहिक संबंध में इन्होंने क्या किया, नाग वंश के राजा कुबेर नागा की पुत्री से खुद ने विवाह किया। दक्षिण भारत का जो राजवंश था वो कौन सा था, वाकाटक क्षेत्र। तो वाकाटकों की जो पुत्री थी, अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन सेकंड से कर दिया। स्वयं ने तो किससे विवाह किया है, नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से, और अपनी पुत्री, उनकी पुत्री का नाम प्रभावती गुप्त, उसका विवाह किससे किया है, वाकाटक नरेश, कौन है, रुद्रसेन सेकंड। और ये एविडेंस मिलता है हमें पूना से, हमें ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, उसी से मिलता है। इसके अलावा दक्षिणी भारत का ही एक और राजवंश था कदम्ब वंश। तो चंद्रगुप्त ने अपने पोते कुंतल राज कदम्ब नरेश, उसकी पुत्री का विवाह किससे कर दिया था, अपने पोते से कर दिया था। और उसकी कौन से राजा थे उस समय, कदम्ब नरेश, उनकी पुत्री का विवाह, पुत्र का नाम क्या है, कुंतल राज। तो अपने पुत्री पुत्र के साथ उनकी पुत्री का विवाह किया था। तो 3 वंशों से इन्होंने संबंध स्थापित किए, नाग वंश जिनसे खुद ने विवाह किया, वाकाटक वंश जिसमें इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया, और कदम्ब वंश से संबंध अपने पुत्र का विवाह कदम्ब नरेश की पुत्री से कर दिया था। तो इनके बाद में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद में जो शासक बने वो कौन है, कुमारगुप्त
प्रथम, जो 1414 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के शासक बने थे और 455 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। इस समय तक लगभग, अभी हमने मैप में देखा है, संपूर्ण भारत में किसका अधिकार हो चुका था? गुप्तों का अधिकार हो चुका था। इनके जो शासन इन्हें उत्तराधिकार में मिला, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा जीता गया, सब व्यवस्थित। विक्रमादित्य का काल कैसा है? स्वर्ण युग। अगर ये स्वर्ण युग है तो सब कुछ कैसा है? वेल सेटल है। इसीलिए इनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और हमें कोई ऐसा एविडेंस भी नहीं मिला है जिसमें कि इनके युद्ध किए जाने के हमें कोई साक्ष्य मिले हो। लेकिन जो भीतरी अभिलेख है, भीतरी अभिलेख पढ़ा है हमने, कहाँ है? भीतरी गांव में, यूपी गाजीपुर में। तो भीतरी गांव के भीतरी लेख में हमें ये पता चलता है कि इन्होंने पुष्यमित्र से युद्ध किया था। ज्यादा एविडेंस नहीं है, कोई युद्ध का विवरण नहीं है। कारण क्या था कि पहले ही सारा लगभग भारत जीता जा चुका था। तो केवल एक जो भीतरी अभिलेख है उससे हमें पता चलता है कि इन्होंने पुष्यमित्र से युद्ध किया और अश्वमेध यज्ञ भी करवाया, लेकिन और कोई एविडेंस नहीं है। तो इतिहासकार इस बात से एकमत नहीं है। इसके बाद इन्हीं के शासन काल में भारत में हूणों का आक्रमण हुआ था। हूण कौन थे? विदेशी जाति मध्य एशिया की। तो उन्हीं हूणों का आक्रमण हुआ था जिनका सामना इन्होंने नहीं किया था, इनके पुत्र स्कंदगुप्त ने किया था और हूणों को पराजित किया था। इनके पुत्र पुरुगुप्त को ही कहा जाता है, कई अभिलेखों में हमें साक्ष्यों में नाम पुरुगुप्त मिलता है। तो कहा जाता है कि जो पुरुगुप्त है वो कौन थे? वो स्कंदगुप्त ही थे। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो पुरुगुप्त थे वो कुमारगुप्त के बड़े पुत्र थे। तो इस विषय में भी मतभेद है। इनके शासन की सबसे महत्वपूर्ण घटना कि इन्हीं के काल में नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ था। इसके अलावा इन्होंने महेंद्र जीत दी है, अश्वमेध, महेंद्र और महेंद्र सिंह की उपाधि धारण की थी। और क्योंकि सब कुछ वेल सेटल था तो इनकी जो शासन काल है वो शांति सुव्यवस्था का काल है, कोई युद्ध नहीं है। केवल एक एविडेंस है जिसमें किसके साथ युद्ध है इनका? पुष्यमित्र के साथ है। इसके बाद जो शासक बनते हैं वो कौन है? स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त ने अपने पिता के काल में ही हूणों को क्या किया था? पराजित किया था। इसके बाद हूण जिनको मलेच्छ भी कहा जाता है, तो इन्होंने पुष्यमित्र को भी कहा जाता है। कि ऊपर जब हमने पढ़ा कुछ एविडेंस तो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने, कुमारगुप्त ने तो कोई युद्ध किया ही नहीं किसको, लेकिन फिर भी एक जो एविडेंस है भीतरी अभिलेख उसमें किसका नाम आता है? पुष्यमित्र का नाम आता है। और हूण का आक्रमण का भी तो कहा जाता है कि ये पुष्यमित्र और हूण है, दोनों को उनकी तरफ से हराने वाले कौन थे? स्कंदगुप्त थे, उनके पुत्र थे। इसीलिए उनकी जानकारी या उनका नाम हमें नहीं मिलता है। तो स्कंदगुप्त ने वापस से तो स्कंदगुप्त ने क्या किया था? पुष्यमित्र और हूणों को पराजित किया था। ये मिलती है जानकारी हमें जूनागढ़ लेख में, जूनागढ़ गिरनार लेख के अंदर हमें मिलती है। इसके बाद इन्होंने इनके काल में सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया, जिसका निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नहरें किसने निकाली थी? अशोक ने। फिर उसका पुनर्निर्माण करवाया गया था किसके काल में? रुद्र दमन के काल करवाया था। और इन्होंने भी क्या करवाया है? उसी जो सुदर्शन झील है उसका पुनरुद्धार करवाया। अब ये कहा जाता है कि इन्होंने इनसे पहले कुमारगुप्त के काल में कहा जाता है कि क्योंकि कोई युद्ध नहीं किए थे तो थोड़ी सी जो राजलक्ष्मी यानी जो धन था उसकी थोड़ी सी कमी आई थी। क्योंकि स्कंदगुप्त के काल में हमें जो लेख है, इनके एविडेंस है, उसमें मिलता है कि इन्होंने गुप्तों की राजलक्ष्मी को पुनः प्रतिष्ठित किया। इसका मतलब पहले के पिता के समय में थोड़ी सी क्या हो गई थी? कमी आई थी, जिसको इन्होंने दोबारा से क्या किया? प्रतिष्ठित किया। इन्होंने पश्चिम क्षेत्र और पश्चिमोत्तर, पश्चिम क्षेत्र यानी राजस्थान पंजाब जो इलाका है, पश्चिम और पश्चिमोत्तर भाग में अपने गवर्नर नियुक्त किए थे ताकि वहां पे क्या किया जा सके? कंट्रोल किया जा सके। और उन गवर्नर को गोप्ता कहा जाता था। और उन्हीं में से जो गोप्ता था वो कौन था? एक गोप्ता पर्णदत्त था जो कहाँ का था? सौराष्ट्र का गोप्ता था। और उन्हीं का पुत्र चक्रपाली था जिन्होंने किसके आदेश पर?
स्कंदगुप्त के आदेश पर सुदर्शन झील का क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। तो इनके काल के जो इनके इतिहास जानने के जो स्रोत हैं, एक तो जूनागढ़ अभिलेख है जो कहाँ पर है, गुजरात में, जहाँ इसकी जानकारी मिलती है हमें कि इन्होंने पूर्ण विजय हासिल की थी। इसके बाद यूपी गाजीपुर में भीतरी स्तंभ अभिलेख है। इसके अलावा कहोम, सूपिया, गढ़वा लेख है, इनमें से प्रमुख। इसके अलावा कथा सरित्र सागर, बालाघाट के ताम्रपत्र और पुष्यमित्र विजय विष्णु स्तंभ, जो कहाँ विष्णुपद पर्वत पर विष्णु स्तंभ बनाया था, वो भी यूपी गाजीपुर में ही है। तो इनसे हमें इन सभी स्रोतों से किसकी जानकारी मिलती है, ये स्कंदगुप्त के काल के संपूर्ण इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इनके काल में इनका साम्राज्य विस्तार पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक गुप्तों का विस्तार हो चुका था। और उसके बाद के जो पीछे के जो उत्तराधिकारी थे, हमने पढ़ा था कि कुमार गुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंह गुप्त, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त, विष्णुगुप्त, कई गुप्त शासकों के नाम मिलते हैं। बुद्धगुप्त के बाद में क्या हुए थे, उत्तराधिकार संघर्ष और पारिवारिक झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, जिसके कारण गुप्त साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। तो पतन कहाँ से कहाँ तक शासनकाल, 467 से लगभग 550 ईस्वी तक समय में जितने भी गुप्त शासक हुए, धीरे धीरे क्या होते गए, गुप्त साम्राज्य का पतन होता गया। स्कंदगुप्त के बाद से ही पतन शुरू हुआ, क्योंकि किसके आक्रमण शुरू हो गए थे, पूर्ण आक्रमण शुरू हो गए थे। इन्होंने तो क्या किया था, पूर्णों पे जीत हासिल पिता के काल में भी की, अपने शासन काल में भी पूर्ण विजय इन्होंने की थी। लेकिन इसके बाद में जब पूर्णों के सरदार मिहिर कुल और तोरमान, दो पूर्ण सरदार थे जिनके आक्रमण इसके काल में हुए थे। स्कंदगुप्त के बाद धीरे धीरे इनके बार बार होने वाले आक्रमणों से क्या हुआ था, क्या हुआ, गुप्त साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। तो हम पूर्ण आक्रमण वाला टॉपिक डिटेल से पढ़ेंगे, जिनमें सभी इन पूर्ण सरदारों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ ये याद रखना है कि एरन अभिलेख जो मिला है उसमें हमें तोरमान की एमपी में जीत का पता चलता है। तो तोरमान ने इन्होंने क्या किया था, स्कंदगुप्त के समय ही, उनके अंतिम समय में ही एमपी पर जीत हासिल कर ली थी। इसके बाद इनके जितने भी पीछे के गुप्त शासक थे उन्होंने अपनी विदेश नीतियों को त्याग दिया। विदेश नीतियां कौन सी, जो 4 नीतियां इनके द्वारा अपनाई गई थी, समुद्रगुप्त के द्वारा। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने वैवाहिक नीति अपनाई थी, उन्होंने समुद्रगुप्त ने कौन सी, प्रसूधरण नीति, मैत्री नीति, वैवाहिक नीतियां, उन सब का उन्होंने क्या कर दिया, अब त्याग कर दिया। तो विदेश नीति का त्याग करने से अब इनकी मित्रता पड़ोसी राज्यों से नहीं रही। पहले ने तो संबंध को मजबूत किया था और अब इन्होंने अपने संबंध मजबूत नहीं की, तो धीरे धीरे क्या हो गया, पतन शुरू हो गया। इसी समय में क्या हुआ कि मालवा का जो शासक थे, मंदसौर के शासक राजा यशोवर्मन का उदय हुआ। राजा यशोवर्मन की पूर्णों पर उन्होंने जीत हासिल की और फिर पूर्णों पे जीतने के बाद उन्होंने मगध पर भी आक्रमण कर दिया। और मगध किसके अंडर में था, गुप्तों के अंडर में था। फिर धीरे धीरे गुप्त नरेश उस समय नरसिंह गुप्त थे, जिन्होंने बालादित्य की उपाधि भी धारण की थी। तो बालादित्य के ये एक सामंत के रूप में थे। यशोवर्मन कौन थे, गुप्त शासकों के ही एक सामंत, और गुप्त शासक कौन, नरसिंह गुप्त। तो उन्हीं के सामंत थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, पूर्णों को जीता और बाद में उन्होंने मगध पर भी आक्रमण कर दिया। तो इसके बाद उन्होंने खुद की एक स्वतंत्र सत्ता कायम कर ली थी। तो ये भी गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बने थे। धीरे धीरे क्या हुआ, जब इन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम की, जो खुद उनके एक सामंत थे, तो उसके बाद दूसरे राज्य की क्या होने लगे, स्वतंत्र होने लगे। तो सामंतवाद का उदय हुआ। सामंतवाद में कौन, सौराष्ट्र में मैत्रक वंश, रीवा परिवारजक वंश, मध्य प्रदेश में उच्चकल्प, फिर मालवा में बर्मन वंश, पूर्वी मालवा में मातृ विष्णु वंश, कन्नौज में मोखरी वंश और बंगाल में गौड़ वंश की स्थापना हुई। यानी जे चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने लगभग पूरे भारत पर अधिकार किया था। अब वापस से उसका क्या होना शुरू हो गया है, विभाजन शुरू हो गया है और छोटे छोटे कई क्षेत्रों, कई राजवंशों का उदय हो चुका था। इनकी
के बाद कौन बनेगा उस पद पर? पुत्र, या वो योग्य हो या नहीं, योग्यता को इन्होंने महत्व नहीं दिया। इसी के कारण इनके जो मंत्री अधिकारी वो भी क्या थे? वो योग्य नहीं थे। और पूर्ण आक्रमणों के कारण और ये सामंतवाद के उदय के कारण बार बार होने वाले युद्धों से क्या हुआ? इनको आर्थिक नुकसान भी हुआ, जिसके कारण ये कमजोर हो गए। तो हुणों से युद्ध चल ही रहा था। स्कंदगुप्त ने अपने पिता के काल में भी हुणों से युद्ध किया, खुद के शासन काल में भी हुणों और पुष्यमित्र से भी युद्ध किया, लेकिन अपने काल के अंतिम समय में ये हुणों से ये पराजित भी हुए थे। तो बार बार होने वाले युद्धों के कारण इनकी आर्थिक नुकसान हुआ और इनकी क्षमता, सैन्य क्षमता में भी क्या आई? कमी आई।